हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपके रिवीज़न क्लास लेने वाले हैं। आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं आपको हिंदी का रिवीज़न करवाऊंगी जो भी आपका सिलेबस दिया गया है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, और आपको वो सब एक्सप्लेन करूंगी जो आपको याद करना है। तो स्टूडेंट, आपको इस रिवीज़न क्लास में हिंदी के सभी चैप्टर्स रिवाइज करवाए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपको पेपर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली, तो आपको जितना भी सिलेबस दिया गया है आपको वो सब रिवाइज करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। यह आपकी रिवीजन क्लास की वीडियो है। देखिए, आपका जब पेपर दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर, तो आपको आंसर शीट में सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नेम यानी अपना नाम। फिर आपको अपनी क्लास लिखनी है कि आप कौन सी क्लास में हैं। उसके बाद फादर नेम, ये आपको लिखना कंपलसरी है। फादर नेम, सबसे पहले नेम, फिर क्लास, फिर फादर नेम। उसके बाद सब्जेक्ट, नेम, क्लास, फादर नेम, देन सब्जेक्ट। ये चारों आपको फिल करना है सबसे पहले। ये चारों एंट्रीज करनी है अपनी आंसर शीट पे जिस पे आप पेपर दे रहे हैं अपना। तो पहले आपका नाम लिखना है, फिर क्लास, फिर फादर नेम, फिर सब्जेक्ट। ये चारों एंट्रीज करने के बाद प्रॉपर एंट्रीज करनी है। उसके बाद ही आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आप सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि आपको 1 to 7 चैप्टर दिए गए हैं हाफ ईयरली के कोर्स में। तो हिंदी में 1 to 7 चैप्टर्स आएंगे। आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से याद करनी है, बुक की एक्सरसाइज, देन क्वेश्चन आंसर, सब कुछ। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें, उसमें टिक द करेक्ट दिए हुए हैं। देखिए बुक के एक्सरसाइज में सबसे पहले तो टिक द करेक्ट में आपको क्या करना है कि एक आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, हम सब पर भगवान की क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है टिक द करेक्ट में। जैसे इसका हिंदी में क्या क्वेश्चन आएगा, सही विकल्प कर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये टिक द करेक्ट होते हैं। अब इसमें हम सब पर भगवान की क्या है, आपको इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृपा, दृष्टि, उपहार और इनमें से कोई नहीं। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है हम सब पर भगवान की क्या है, उसके बाद आपको ये चारों ऑप्शन नहीं लिखना है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है, जो इसका सही आंसर है, वो आपको उस क्वेश्चन के नीचे लिखना है। मतलब अगर कृपा है तो कृपा, दृष्टि है तो दृष्टि, उपहार है तो उपहार, जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आपको इसके नीचे लिख देना है। इस तरह से आपको पेपर ये टिक द करेक्ट आपको ऐसे करना है। अब क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर डाल रहे हैं आप उसमें। आप पहले लिखेंगे हम सब पर भगवान की क्या है, उसके नीचे उसका उत्तर लिखकर या आंसर लिखकर फिर आप उसका जो करेक्ट आंसर है वो नीचे लिखेंगे। अब देखिए, आपके चैप्टर 2 में भी टिक द करेक्ट है। मादा चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी, धान के खेत में, गेहूं के खेत में, सरसों के खेत में। इसमें से भी आपको करेक्ट आंसर लिखना है। 3rd चैप्टर में है चाचा नेहरू किसे पसंद करते थे, बच्चों को, गुलाब को, गेंदे को। तो आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है। फिर आपका 4th चैप्टर है बकरियों की समझदारी। इसमें भी आपके टिक द करेक्ट दिए हुए हैं। उस पर अनेक डैश का बसेरा था। ये डैश आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो उस डैश वैसे ही क्वेश्चन उतार के आपको नीचे उसका आंसर लिख देना है। किसका बसेरा था, कबूतरों का, गिलहरियों का, पक्षियों का या सांपों का। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो उसके नीचे लिख दीजिएगा। फिर आता है आपका 5th चैप्टर, नाव नदी को छोड़कर किसके पार चली, सागर के, झील के, तालाब के या देश के। इसमें भी आपको करेक्ट आंसर लिखना है। आपको 2-2, 3-3 टिक द करेक्ट हर चैप्टर में दिए हुए हैं। तो टिक द करेक्ट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका करेक्ट आंसर नीचे लिख देना है। चारों ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो पढ़कर उसमें से करेक्ट आंसर ढूंढकर आपको उस क्वेश्चन के नीचे लिख देना है। तो टिक द करेक्ट तो आपको क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद आती है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की बारी, क्योंकि बुक के एक्सरसाइज में सब कुछ आता है। तो टिक द करेक्ट तो हो गए, उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको उसमें क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए, मैं आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बता देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है।
हमने उसके नीचे ऑप्शन बॉक्स दिया हुआ है फिल द ब्लैंक्स में, तो उन ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, और उन फिल द ब्लैंक्स में जो खाली जगह छूटी हुई है, जहाँ पर आपको अंडरलाइन की हुई है, उस खाली जगह में आपको वो आंसर भरना है। माँ को देखकर डैश ने रोना शुरू कर दिया। अब माँ को देखकर किसने रोना शुरू कर दिया, आपको ऊपर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर भरना है। यह डैश अच्छा नहीं है, ये क्या अच्छा नहीं है, अब इसमें से आपको शहर लिख दिया, गांव लिख दिया और मकान लिख दिया, तो आपको इसमें करेक्ट आंसर है शहर, तो यह शहर अच्छा नहीं है, आपको ये पूरा आंसर लिखना है। फिर देखिए, अब इसमें गांव वालों ने उनका डैश सुना, क्या सुना उनका, तो आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको ढूंढना है कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो इसका है गांव वालों ने उनका निर्णय सुना, तो आपको निर्णय लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, तो वो आपका फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब आपको फिल द ब्लैंक्स के बारे में भी क्लियर हो गया कि आपको कैसे करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, उसमें से देखकर आपको करेक्ट आंसर भरना है और फिल द ब्लैंक्स का पूरा क्वेश्चन उतारना है। ये नहीं कि आप सिर्फ आंसर लिख कर भेज देंगे, अगर आप सिर्फ आंसर लिखते हैं तो हम आपके मार्क्स काटेंगे। तो आप पूरा क्वेश्चन लिखिए, जैसे लोग चुपचाप खड़े डैश देख रहे थे, तो आप लोग चुपचाप खड़े, फिर आप उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद देख रहे थे और जो आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि आपको फिल द ब्लैंक्स कैसे लिखना है। अब उसके बाद आपके आते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप कैसे करेंगे, ट्रू और फॉल्स में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि नाव परियों के देश जा रही है, तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, मतलब उसके आगे पहले आपको क्वेश्चन उतारना है कि नाव परियों के देश चली, ये क्वेश्चन उतारना है। उसके बाद आपको उसके ब्रैकेट बनाना है, जो कोष्टक कहते हैं हम हिंदी में, ब्रैकेट। उसके बाद आपको उस पर साइन लगाना है कि ये गलत है, ये सही है, राइट और रॉन्ग का साइन लगेगा। जैसे ये अगर राइट है तो राइट का साइन लगाएंगे और अगर रॉन्ग है तो इस तरह से रॉन्ग का साइन लगाएंगे। आपको क्लियर हो गया ट्रू और फॉल्स कैसे करना है। इन द सेंस, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको सभी में क्वेश्चन उतारना कंपलसरी है। अगर आप क्लियरली क्वेश्चन उतारेंगे और उसका आंसर नीचे लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और डायरेक्ट आंसर लिख के भेजेंगे तो आपको मार्क्स कटेंगे। तो आप क्वेश्चन भी उतारिए और उसके बाद आंसर लिखकर भेजिए प्रॉपर। आपके टिक द करेक्ट हो गए, फिल द ब्लैंक्स हो गए और ट्रू और फॉल्स भी हो गए। उसके बाद आते हैं आपके सही मिलान कीजिए। आपके कुछ चैप्टर्स में सही मिलान कीजिए, दिए गए शब्दों का सही मेल कीजिए। ये क्या होते हैं, मैच द फॉलोइंग, जो आपके इंग्लिश में मैच द फॉलोइंग होते हैं, तो उसी हम सही मिलान कीजिए हिंदी में कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दे दूंगी और उसके आगे भी कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, तो आपको उनको क्या करना है, सही मिलाना है कि वो किस तरह से मिलाए जाएंगे। मैच द कॉलम आपने हिंदी में सभी ने किए होंगे। आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे जिनके आगे आपको उसका करेक्ट आंसर लिखना है। हम आपको उसको इम्प्रॉपर वे में देंगे, मतलब उलट पलट करके लिख देंगे, फिर आपको उसको सही से। अब देखिए, मैं आपको एक वो बता देती हूँ एग्जाम्पल। बरगद की शाखाएं, अब इधर हो गया आपका अ और ये कॉलम हो गया आपका ब। अब यहाँ पर ये एक लिख दिया हमने एक सेंटेंस, इसके बाद आपको यहाँ पर जो वर्ड्स दिए जाएंगे वो आपको उलट पलट करके लिख दिए जाएंगे। अब इसमें इसका क्या आंसर है, बरगद की शाखाएं धरती को छूती थी। इसका करेक्ट आंसर है धरती को छूती थी। यहाँ पर आपको 4 5, अगर 5 दिए तो 5 इधर भी लिखे जाएंगे और 5 इधर भी लिखे जाएंगे। अब यहाँ तो सही है, इसमें से आपको जैसे ये बरगद की शाखाएं क्या करती थी, तो यहाँ पर आपको उलट पलट करके जो दिए जाएंगे उसमें से आपको करेक्ट आंसर उसके सामने लिखना है। बरगद की शाखाएं धरती को छूती थी। आपको पूरे वैसे के वैसे नहीं, इधर वाले वैसे के वैसे ही लिखने हैं जैसे हमने प्रॉपर लिख के दिए हैं पेपर में, और इधर आपको उसके करेक्ट आंसर ढूंढ कर लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 आपको वाक्य दिए गए हैं या कोई वर्ड्स दिए गए हैं,
तो यहाँ 5 शब्द दिए गए और यहाँ पर भी 5 शब्द दिए जाएंगे, तो उसमें से जो सही शब्द है, इसका जो आंसर है वो इसके सामने इस तरह से लिखना है, जैसे बरगद की शाखाएं धरती को छूती थी। तो आपको मैच द फॉलोइंग भी क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स कि आपको मैच द कॉलम किस तरह से करना है। इनमें भी आपको डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं भेजना है, पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके सामने उसका आंसर लिखकर भेजना है मुझे। नेक्स्ट आपका आता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये आपका ग्रामर पोर्शन है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अगर मैं आपको कोई पुल्लिंग वर्ड देती हूँ तो आपको उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। जैसे कि आपको मैंने दे दिया आपको मैंने एक वर्ड दिया है, मैंने लिख दिया निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो राजा, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। आपको मैंने वर्ड दिया राजा, आपको उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है रानी। लड़का, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? लड़की। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द दिए जाएंगे और यहाँ आपको उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाकर लिखना है, और पूरा प्रॉपर इसी तरह से लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट रानी लिखकर भेज दिया, आप पहले लिखेंगे राजा, उसके आगे लिखेंगे इक्वल टू लगाकर रानी, फिर लड़का का लड़की। तो आपको ये समझ में आ गए कि आपके ग्रामर पोर्शन में से अगर ये एक्सरसाइज आती है कि आपको लिंग बदलना है, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप किस तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ आप सभी जानते हैं, मैंने आपको हर वीडियो में कहा है कि शब्दार्थ लिखना कंपलसरी है कॉपी में। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आप लोग शब्दार्थ लिखिए। तो शब्दार्थ में आपको क्या करना है, शब्दार्थ का अर्थ होता है, जैसे आपके इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होते हैं उसी तरह से हिंदी में शब्दार्थ होते हैं। तो आपको शब्दार्थ में क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ शब्द दे दूंगी, तो आपको उसका अर्थ लिखकर मुझे बताना है। देखिए आपका जैसे एक शब्दार्थ में दिया गया है वन। वन का अर्थ क्या होता है? वन किसे कहते हैं, इसका अर्थ लिखना है आपको। मैंने लिख दिया निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आपका आ गया वन। वन का क्या अर्थ होता है? जंगल। वन का क्या अर्थ लिखेंगे आप? जंगल। मतलब वन लिखेंगे पहले, इक्वल टू लगा के उसका अर्थ लिख देंगे जंगल। इस तरह से आपको 3, 4, 5 जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पेपर में जो भी शब्दार्थ आएंगे आपको, उसको आपको वन के आगे उसका आंसर लिखा है, ऐसे जो भी शब्द होगा उसके आगे उसका अर्थ लिखकर भेजना है मुझे। तो आपको ये भी क्लियर हो गया शब्दार्थ किस तरह से याद करने हैं आपको। अब नेक्स्ट आपका आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं पता है आपको? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है जिन शब्दों का समान अर्थ निकले, मतलब जिन शब्दों का एक सा अर्थ निकलता है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आपको मैं एक वर्ड देती हूँ, जैसे रात। मैंने लिख दिया आपको कि आपको रात का पर्यायवाची शब्द लिखना है और 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप रात के पर्यायवाची क्या लिखेंगे? रात्रि, फिर आप ऐसे कॉमा लगाएंगे, रजनी। रात्रि और रजनी ये किसके पर्यायवाची शब्द हुए? रात के। अगर मैंने आपको वर्ड दिया है रात, तो रात्रि, रजनी। फिर मैंने आपको दे दिया सूर्य, सूरज, रवि। ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो गए। जैसे रात का हो गया रात्रि, रजनी, सूर्य का लिख दिया आपने सूरज और रवि। तो आपको इसी तरह से जो भी शब्द दिया गया है उसके आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि आपको ग्रामर पोर्शन में ये याद करना है कि पर्यायवाची क्या होते हैं, लिंग बदलना, ये कैसे बदलना होता है, मतलब शब्द दे दिया जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है तो आपको उसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है, और अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है। और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक शब्द दे दिया जाएगा, उसके आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मैंने आपको 2 एक्सप्लेन भी कर दिए किस तरह से लिखना है। पहले आपको वो शब्द लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उसके बाद आपको उसके 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द। जैसे पर्यायवाची शब्द में कि जिन शब्दों का एक समान अर्थ निकलता है, विलोम शब्द क्या कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं?
विलोम शब्द का अर्थ होता है जिन शब्दों का उल्टा अर्थ निकले, मतलब जो शब्द दिया गया है उसका उल्टा अर्थ निकले, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। अब देखिए पानी, ये आपको मैंने लिख दिया, एक शब्द दिया है पानी, मैंने कहा इसका विलोम शब्द लिखिए, तो आप इसका विलोम शब्द क्या लिखेंगे? आग। आग और पानी क्या एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, तो पानी का विलोम शब्द हो गया आग। इसी तरह से मैंने आपको एक शब्द दिया जैसे गांव, गांव का विलोम शब्द क्या होगा? शहर। गांव का विलोम शब्द हो गया शहर। तो आपको आपके जब पेपर में अगर विलोम शब्द आते हैं तो आपको कैसे करना है? पानी का विलोम शब्द पहले पानी लिखेंगे, उसके बाद उसका विलोम शब्द लिख देंगे आग। गांव विलोम शब्द क्या होगा? शहर। इसी तरह से जो भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं तो आपको उसको पहले आपको वो शब्द लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, उसके बाद आपको उसका अर्थ, उसका विलोम शब्द लिखना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द होता है जो भी शब्द आपको दिया गया है उसका उल्टा अर्थ निकलता है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है आपका वचन। आपके पेपर में ग्रामर का जो पोर्शन है आपकी बुक में, हिंदी ग्रामर की जो बुक है उसमें वचन भी है, एक चैप्टर। वचन क्या होते हैं? वचन से हमें किसी भी चीज़ किस संख्या में है, मतलब वो एक है या एक से अधिक है, इस चीज़ का बोध होता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। अगर आपको एक वचन का वर्ड दिया गया है तो आपको उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, और बहुवचन है तो उसे एक वचन में परिवर्तित करना है, मतलब बदलना है। तो आप कैसे करेंगे इसे? देखिए, जैसे मैंने लिख दिया लड़का, ये एक वचन का शब्द है। अब इसको बहुवचन बनाना है तो कैसे लिखेंगे हम? लड़के। लड़का मतलब एक लड़का है, और लड़के मतलब एक से अधिक लड़के, यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, या बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा वह लड़का क्लास में आ गया, या फिर मैं कहूँगी वह लड़के क्लास में आ गए। तो लड़के मतलब क्लास में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, और लड़का मतलब होता है एक। तो ये हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन। एक वचन, ये है आपका बहुवचन। आ गया समझ में आपको? अब जैसे इसमें मैंने एक तो वर्ड्स आपको मैं और बता देती हूँ कि आपको मैंने दिया रात। एक रात, एक रात मुझे सपना आया, तो ये रात क्या वर्ड है? एक वचन का है। अब रातें, रातें हो गया बहुवचन का वर्ड, मतलब एक रात हमने उस होटल में बिताई। अगर मैं ये कहूँ तो एक ही रात बिताई है हमने उस होटल में बहुत सी रातें बिताई, मतलब 3 रात बिता सकते हैं, 4 रात। तो रातें क्या हो गया? बहुवचन का वर्ड हो गया। आपको समझ में आ गया? वचन किसे कहते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी एक चीज का वर्णन होता है और बहुवचन में एक से अधिक चीजों का वर्णन किया जाता है, मतलब एक से अधिक चीज को हम बहुवचन में वो करते हैं। अब आपके देखिए, आपको मैंने टिक द करेक्ट बता दिए, फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए कि आपको कैसे करना है। ट्रू और फॉल्स भी आपके एक्सप्लेन हो गए, मैच द फॉलोइंग भी, ये सब आपको क्लियर हो चुका है कि आपको पेपर में अगर आते हैं ये तो कैसे करने हैं। उसके बाद मैंने आपको ग्रामर पोर्शन के लिंग बदलिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये बता दिए हैं। उसके बाद वचन, एक वचन बहुवचन, ये कैसे करना है ये भी आपको क्लियर हो चुका है। फिर आपके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द कैसे लिखना है? पहले शब्द लिखना है, उसके 2 पर्यायवाची पूछे हैं तो 2 लिखना है, एक पूछा है तो 1 लिखना है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। शब्दार्थ भी मैंने आपको बता दिए कि शब्दार्थ क्या होते हैं, शब्दार्थ आप सभी को याद करने हैं। फिर देन आपका आता है ग्रामर में ऐसे और एप्लीकेशन। आपको जो भी एप्लीकेशन पेपर में आई है आपको उसको प्रॉपर उसी फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले सेवा में अगर आपको मान ली अवकाश के लिए एप्लीकेशन दी गई है तो आप उसे पहले सेवा में इस तरह से, फिर यहाँ पे आप अपने जो प्रिंसिपल वो हैं उनका पूरा हेडिंग डालेंगे, श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदय, फिर आपके स्कूल का नाम, देन गुना मध्य प्रदेश। उसके नीचे से फिर आप लिखना शुरू करेंगे अपनी एप्लीकेशन, जिस भी जो सब्जेक्ट दिया गया है कि आपको किसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है उसी सब्जेक्ट पर आप एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है आपको।
एप्लीकेशन आपको प्रॉपर उसी वे में लिखनी है जैसे हमने कॉपी में लिखवाई है, और आपको वो याद भी करनी है। जो भी आपको उसमें सब्जेक्ट दिया गया है कि आपको किस कारण से अवकाश लेना है, या जो भी आपको बीमारी का कारण है, या आपको कहीं जाना है बाहर, तो आपको उसी विषय पर एप्लीकेशन लिखनी है। फिर आपका आता है ऐसे, आपको जिस शीर्षक पर, शीर्षक यानी जिस भी किसी टाइटल पर, गाय पर दे दिया, दिवाली पर दे दिया, मोर पर दे दिया, या आप मेरा विद्यालय, जो भी आपका टॉपिक हो उस पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। आपको कम से कम 10 लाइन का निबंध तो लिखना ही है, और 10 लाइन भी आपकी प्रॉपर वे में होंगी। प्रॉपर आप 1 नंबर डालेंगे, उसके बाद आप ऐसे, जैसे पहले आप टाइटल जो उसका हेडिंग है, कि आपको मान लीजिए आपको गाय पर निबंध लिखना है, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे गाय, इस तरह से। उसके बाद आप फर्स्ट नंबर डालकर, जैसे एक लाइन लिखी आपने, गाय की पूजा की जाती है, इस तरह से आप फर्स्ट नंबर डालकर गाय की पूजा की जाती है। ऐसे आप फिर आप नेक्स्ट नंबर डालेंगे सेकंड, और फिर दूसरी लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको निबंध भी लिखना है। आपको जो भी आपके निबंध लिखवाए गए हैं, पूरी 10 लाइन्स आप उसकी याद कीजिए, और उसे प्रॉपर 1 2 3 4 इस तरह से लाइनिंग में आपको वो निबंध कंप्लीट करके लिखना है। तो स्टूडेंट, आपको सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। मैंने ग्रामर पोर्शन भी आपको पूरा बता दिया है कि आपको किस तरह से ग्रामर पोर्शन याद करना है। हिंदी ग्रामर की बुक में पूरी बुक एक्सरसाइज आपको देखनी है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर की बुक में से कुछ भी याद ना करेंगे, ग्रामर की बुक में से भी आपको सब कुछ याद करना है, चाहे वो टिक द करेक्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, सही मिलान, जैसे कि मैच द फॉलोइंग मैंने आपको याद करवाएं, और उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, देन वचन, एक वचन, बहुवचन और शब्दार्थ। ये चारों चीज़ें आपको याद करनी है, हिंदी की बुक में से भी और हिंदी ग्रामर की बुक में से भी। ये सभी चीज़ आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है किस तरह से आएंगी और कैसे आपको इनको याद करना है और पेपर में लिखना है। फिर आपके बचते हैं क्वेश्चन आंसर। आपको हिंदी की बुक में जो आपके चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। आपको सभी क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, मैंने आपको कॉपीज़ में लिखवा दिए हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कि फसल को लहलाते देखकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको फिर उत्तर डाल के उसके नीचे लिखना है। आपको 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो आपको 7 चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और आपको प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर लिखना है। फिर आपकी ग्रामर की बुक में भी क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे आपका मान लीजिए लिंग वाला चैप्टर है कि लिंग किसे कहते हैं, तो आपको उसका आंसर लिखना है। मैंने लिख दिया वचन की परिभाषा लिखी है, तो आपको वचन की परिभाषा, अर्थ या किसे कहते हैं समझा कर लिखिए, ये सब एक ही होते हैं, उनका आंसर आपको लिखना है। जैसे लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। फिर वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के संख्या का बोध होता है कि वो एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है। फिर देन आपका आ गया, मान लीजिए कि लिंग के प्रकार बताइए, तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहले आपको डालना है लिंग 2 प्रकार के होते हैं, फिर आपको लिखना है उसके नाम, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर याद करने हैं प्रॉपर। और ग्रामर पोर्शन के भी सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, 1 to 6 चैप्टर हैं या 1 to 7 चैप्टर हैं, तो आपको पूरे उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी याद करने, उसकी बुक की एक्सरसाइज भी याद करनी है, और ये सभी आपके पेपर में आएंगे। ग्रामर पोर्शन में लिंग, वचन, जो आपके फर्स्ट चैप्टर हैं जैसे भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये सब इनसे रिलेटेड संज्ञा की परिभाषा भी आ सकती है। तो आपको ये सब कुछ याद करना है। तो स्टूडेंट, आपको सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि आपको पेपर में कैसा फॉर्मेट है पेपर का, और आपका पेपर किस तरह से आएगा और आपको उसको कैसे लिखना है। मैंने आपको सब चीज़ रिवाइज करवा दी है, ऐसे, एप्लीकेशन, ग्रामर पोर्शन और हिंदी की भी, टिक द करेक्ट, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सभी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, और जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से प्रॉपर उसी वे में कि पहले क्वेश्चन उसके बाद आंसर।
तो आपको ये पेपर इसी तरह से इसी फॉर्मेट पे करना है। थैंक यू स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट।